नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर की एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाएँ। तो गाइज प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को कवर करना है, आप चैनल पर विजिट करें एंड वहाँ से आप अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्रायड्स साइको एनालिटिक थियरी, मतलब फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसकी इन डीप चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप देखेंगे सिलेबस में तो ये डायरेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप अपना पीवाईक्यू वाला सेशन मैं लेके आऊँगी, बहुत जल्दी आपका ये कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो मैं आपका पीवाईक्यू सेशन भी लेके आ रही हूँ। तो मैंने जब पीवाईक्यू एनालिसिस करी पिछले 5 सालों के, तो वहाँ पर देखा इससे क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने सोचा कि हाँ ये लेफ्ट आउट ना हो, इसलिए मैं आपको सारी थियरीज कवर करवा दूँ। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की 1 बाय 1 इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। बट अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक अपडेट देनी थी। वो अपडेट क्या है गाइज? वो अपडेट ये है कि अगर आप लोग यूपी से बीएड करना चाहते हैं ना, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो यूपी 2026-28 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है वो काफ़ी दिन पहले आउट हो चुका है। इवन 5 आप अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। तो आप क्या करें, आप सिंपली ज्वाइन कर लें और अपना फॉर्म फिलअप करके फिर उसके बाद अपनी क्लासेस कंटिन्यू करना शुरू कर दें। चूँकि योर एग्जाम इज़ गोइंग टू हैपन इन लास्ट में, तो आपका एग्जाम मई में हो रहा है, तो आप उसके लिए बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन अपनी करें। और जिसमें आपका फर्स्ट पेपर हिंदी और जीके जीएस वाला पार्ट, हम अपने चैनल पर रेगुलरली इसकी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो आप इसके थ्रू, मतलब हम पिछले 12 साल के लाइक 25, 24, 23, 22, 21, 20 इस तरीके से हम आपके सारे पीवाईक्यूज करवा रहे हैं। तो उसी के साथ साथ आपकी कॉन्सेप्ट का भी क्लैरिफिकेशन हो रहा है। तो आपके पास 2 मतलब फ़ायदा है इसका। एक तो आप पीवाईक्यू भी सॉल्व कर ले रहे हो, साथ ही साथ में आपके पास कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जा रहे हैं। तो आपके जो भी जानने वाले लोग हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उनको रिकमेंड करिएगा और ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ मतलब उनके साथ इसको शेयर करें। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए एक और बात ये बतानी थी कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के बीएड करना चाहते हैं तो यूर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। तो इसके लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा आपका हम सबका, उसको ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल है, इसको, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है ना, आप इसको भी ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक हेल्दी कन्वर्सेशन के लिए आपको ज़रूरी है ये सब ज्वाइन कर लेना, चूँकि यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे हम सारे नोट्स, पीडीएफ्स, वीडियोस की लिंक्स वगैरह एंड ऑल सब कुछ शेयर करते हैं। तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें। और इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि आप एक बार हमसे ज़रूर मिलें। तो हमारी जो ऑफिस है प्रयागराज में है, हमने ऑफिस का एड्रेस दे रखा है कि जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है। आप विजिट करेंगे, डेफिनेटली आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा और हमारा भी हम आपको देख पाएंगे। ठीक, आइए ज़रूर से विजिट करिए। और उसके बाद आप दिए हुए नंबर पे, बाय द वे आपके पास टाइम नहीं है तो आप दिए हुए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी 9919599066, उसके बाद 8090656656। तो ये हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे करके रखा है, आप इसमें हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। ये लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी जो थियरी है ये क्या है? ये हम लोग सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ना, जो साइको एनालिसिस की थियरी है, साइको एनालिटिक थियरी ऑफ सिगमंड फ्रायड, वही इसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप चाहे टेट, सी टेट, सुपर टेट, लाइक सीडीपी, जहाँ पे भी आता है, जहाँ पे भी साइकोलॉजी की बात होती है, वहाँ पर फ्रायड तो ज़रूर से ही इनका नाम आता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपका जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है ना, मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके मेनली जो स्कूल्स आता है, सबसे पहले आपका स्ट्रक्चरलिज्म आता है, फिर आपका फंक्शनलिज्म आता है, फिर आपका साइको एनालिसिस आता है, फिर आपका जिस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आता है, फिर आपका बिहेवियरिज्म आता है,
ये जो साइको एनालिसिस वाली थियरी स्कूल है, यानी कि जो मनोविश्लेषणात्मक स्कूल है, तो इसी के पायनियर जो हैं, ये आपके इसके जनक या आप इसको फाउंडर कह सकते हैं। ये कौन है? ये आपके सिगमंड फ्रायड हैं। तो बिल्कुल साइको एनालिसिस की जो थियरी है, इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए इसकी हम लोग इन डीप चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिगमंड फ्रायड, इनका जन्म 1856 टू 1939 तक का माना जाता है। एक बार नेट में इससे क्वेश्चन आया था कि सिगमंड फ्रायड का जन्म कौन सी तारीख और किस ईयर में हुआ था? तो इनका मई 1856 में हुआ था। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, तो एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। मतलब कि ये ऑस्ट्रिया के एक क्या थे? ये न्यूरोलॉजिस्ट थे। ये एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये धीरे धीरे साइकोलॉजिस्ट बने। तो ये न्यूरोलॉजिस्ट थे एंड रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। और उसके बाद इन्हें ही मनोविश्लेषण या फिर मनोविश्लेषणवाद का क्या हुआ? जनक माना जाने लगा, मीन्स माना गया। He developed this theory during the late 19th and 20th early centuries while working with patients suffering from psychological disorders such as hysteria। होता क्या है कि इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही। और कब? जब सिगमंड फ्रायड मानसिक रोगियों जैसे हिस्टीरिया, चूंकि ये न्यूरोलॉजिस्ट थे तो ये बेसिकली इनके पास पेशेंट आया करते थे, तो बिल्कुल उन्हीं का ये इलाज करते रहते थे, है ना। तो उसी के इलाज के दौरान बेसिकली हिस्टीरिया को देखते थे, हिस्टीरिया का इलाज करते थे। तो उसी में से ही धीरे धीरे ये डेवलप हुआ। फिर उसके बाद होता क्या कि फ्रॉइड प्रपोज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट मेयरली अ रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस थिंकिंग बट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाई अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस, हिडन डिजायर्स एंड अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो धीरे धीरे होता क्या है कि इस दौरान फ्रायड ने देखा कि मानव व्यवहार केवल चेतन विचारों का ही नहीं बल्कि यह अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं, दबी हुई इच्छाओं और अनसुलझे संघर्षों से अत्यधिक प्रभावित होती है। ये किसका कहना है? ये फ्रायड का कहना है। इनका कहना था कि हमारा जो व्यवहार है, जो हमारी होल लाइफ डिटरमाइन होती है ना, ये हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में हिडन जो हमारे डिज़ायर्स होती हैं, जो हमारी दमित इच्छाएं होती हैं, या फिर ऐसी कोई इच्छा जो हमारी पूरी नहीं हो पाती है तो उसको हम दमित कर देते हैं, है ना। फिर ऐसी हमारी कुछ अनसुलझे संघर्ष होते हैं जो सुलझ नहीं पाते, वो सब कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाकर के फिट हो जाते हैं। तो जब वहाँ से ये धीरे धीरे हमारे ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरीके से कहते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस थिंकिंग से ही हम नहीं बल्कि अनकॉन्शियस थिंकिंग से भी हम प्रभावित होते हैं, हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। आइए अगला ये क्या कहते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। उसके बाद ये कहते हैं सबसे पहले कि इसकी नेचर एंड मीनिंग हम समझते हैं साइकोएनालिटिक थ्योरी की, अर्थ एवं उसकी प्रकृति। तो इन्होंने कहा कि इनका सपोज लाइक एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि साइकोएनालिटिक थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट पर्सनालिटी इज डायनेमिक इन नेचर एंड शेप्ड बाय continuous interaction among unconscious desires, internal psychological conflicts and early childhood experiences। इसका मतलब क्या है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार जो हमारा व्यक्तित्व है ना, ये एक गतिशील प्रक्रिया है, मीन्स चेंजेबल है, डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। और जो हमारी अचेतन इच्छाएं होती हैं, जो हमारी आंतरिक मानसिक संघर्ष होते हैं और बाल्यावस्था के जो हमारे अनुभव होते हैं ना, तो उनकी निरंतर अंतःक्रिया से निर्मित होता है। मीन्स हमारा जो व्यक्तित्व यानी कि जो हमारी पर्सनालिटी बनती है, ये हमारी अचेतन जो इच्छाएं होती हैं, जो हमारे आंतरिक मानसिक संघर्ष होती हैं और जो हमारे बाल्यावस्था के अनुभव होते हैं ना, उनके परस्पर अंतःक्रिया से एक हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो उभर के आती है। अगर हमारा बचपना बहुत अच्छे तरीके से बीता होता है और हमें बहुत ऐसे लाइक स्ट्रगल्स नहीं करने होते, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए होते हैं, तो स्मूथली हमारी व्यक्तित्व भी अच्छा बन पाता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि फ्रॉइड emphasized that many of our actions are driven by motives of which we are not consciously aware। कि इनका कहना है कि हमारे अधिकांश कार्य ऐसे उद्देश्य से संचालित होते हैं, कैसे, जिनके प्रति हम सचेत नहीं होते हैं। मतलब कि हमें पता नहीं होता है बट हम कहीं ना कहीं वो
हमारे उद्देश्य, हमारे जो कार्य हैं वो संचालित होते रहते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं होता, वो हिडन होते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। इस तरीके से कहते हैं कि हाँ, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो बहुत सारी चीज़ें छुपा करके रखता है और धीरे धीरे हम उसके थ्रू ही प्रभावित होते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग, एक्चुअली इन्होंने माइंड का और हमारे एक चीज़ और माइंड का है, और अगला वाला क्या है, ये स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। तो इन्होंने पर्सनालिटी के बारे में और हमारे माइंड के बारे में ऐसे दो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने अपना उस पर विचार दिया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड, इसको ट्रोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड कहा जाता है। मीन्स मन का स्तरात्मक मतलब स्तर, लेवल, मन का स्तरात्मक मॉडल। अब इसमें हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं कि फ्रॉयड डिवाइडेड द माइंड इनटू 3 लेवल। इन्होंने बोला, फ्रॉयड ने, कि हम अपने माइंड को, इसको हम 3 स्तर पर, 3 लेवल पर डिवाइड करके समझ सकते हैं। सबसे पहला ये देखते हैं हम लोग, इसको इस कलर से करते हैं तब समझ में आएगा। हाँ, सबसे पहले उन्होंने बताया था कॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मन, जिसके बारे में अवेयर होते हैं, जिसके बारे में पता होता है। जैसे अभी इस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो हमें पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, हमें कब, कितना और कितनी मात्रा में और कौन सी थ्योरी पढ़ानी है, तो हमें पता है। बट वहीं पर सबकॉन्शियस क्या होता है कि जब हमें लाइक वो हमारे पास्ट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ कि हमने कुछ सामान रख दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग टेबल पर बुक रखे होते हैं, है ना, बट हमें वो नहीं मिल रही होती है। कई बार हम अपने दिमाग पर प्रेशर डालते कि नहीं, कहाँ है कहाँ है, फिर हमें सडन से मिल जाती है। मतलब जब हम प्रेशर दे करके उसको अपने माइंड में, चेतन मन में ले आते हैं, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है। अनकॉन्शियस जो हमारी हिडन, लाइक इन्होंने मोटिवेटेड फॉरगेटिंग का कॉन्सेप्ट दिया है कॉन्सिक्वेंट फ्रायड ने, कि कई बार हम चाह के भी उस चीज़ को भुलाना चाहते, याद नहीं करना चाहते। कुछ ऐसे ट्रॉमास होते हैं, कुछ ऐसे दुख होते हैं, कुछ ऐसे मतलब अनप्लेजेंट मेमोरीज होती हैं जिसको हम नहीं याद करना चाहते, उसको हम हिडन रखना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें, और कई बार वो हम ना चाहते हुए अपने आप चली जाती है हमारे माइंड में। होता ना कि अगर हम सब कुछ याद ही करते रहे तो भाई हमारा माइंड थक जाएगा ना, इसलिए बहुत ऐसी सारी चीज़ें जो दमित हो जाती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं, फिर आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। देखिए, इन्होंने बोला कि द कॉन्शियस माइंड इंक्लूड्स ऑल दोज थॉट्स, परसेप्शंस एंड फीलिंग्स ऑफ विच अ पर्सन इज अवेयर एट द गिवन मोमेंट। वही कि हमें अपने लाइक वर्तमान के बारे में जो हमारा विचार है, जो हमारी अवधारणाएं हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, ये इसके बारे में अवेयर होते हैं, इसके बारे में हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इट रिप्रेजेंट्स ओनली अ स्मॉल पार्टीशन ऑफ द टोटल माइंड एंड डील्स विद लॉजिकल रीजनिंग एंड इमीडिएट अवेयरनेस। इसका क्या मतलब है कि ये कहते हैं कि चेतन मन वह भाग है जिसमें वर्तमान समय के विचार, धारणाएं, भावनाएं सम्मिलित होती हैं। यह मन का बहुत छोटा सा भाग होता है और तर्क एवं प्रत्यक्ष जागरूकता रूप से संबंधित होते हैं। जैसे इसको टोपोग्राफिकल मॉडल किस लिए कहा जाता है, इसको इन्होंने लाइक आइस के एक लाइक बर्फ के टुकड़े के समान इसको इस तरीके से समझाया। मैं आपको इसको ड्रा करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो इसमें इतना सा जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसको इन्होंने कॉन्शियस बोला है, कॉन्शियस। और अगला मैं अगले कलर से करती हूँ, फिर आपको मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी। और इतना इन्होंने इसको सब कॉन्शियस बोला है, लाइक ये वाला जो पार्ट है ये आपका सब कॉन्शियस माइंड की कैटेगरी में आता है, ठीक। और बाकी का जो रेस्ट बचा हुआ है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको उन्होंने अनकॉन्शियस बोला है। इसका क्या मतलब है, इन्होंने बोला कि हमारे माइंड का, हमारे मन का जो इस सबसे छोटा सा हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यही हमारा कॉन्शियस माइंड की, मतलब ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। कहते हैं कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो डेली लाइफ, जो डेली लिविंग्स होती है,
खाना पीना, नहाना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़, ये हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। अब इससे भी थोड़ा सा जो बड़ा बड़ा पार्ट होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, और जो हमारा सबसे बड़ा जो हिडन पार्ट होता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड कहलाता है। क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं। कभी हम सोचते हैं कि हमें राजा बनना है, हमें यहाँ जाना है, हमें यहाँ घूमना चाहिए, हमें ये कपड़े लेना चाहिए, हमें ये चप्पल लेनी चाहिए, हमें ये खाना चाहिए। तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो फुलफिल नहीं हो पाती हैं, है ना। हमें चॉकलेट खाना चाहिए, आइसक्रीम खानी चाहिए, वो तो बहुत लाइक वो कहीं ना कहीं वो फुलफिल नहीं, वो प्लस ऐसे अनप्लेजेंट मेमोरीज होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिज़ायर्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस में जाकर के फिट हो जाती हैं। अगर इसको हम लोग इड ईगो सुपर ईगो की बात करें ना, तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर मुझे लगता नहीं समझाना सही नहीं है। तो इस तरीके से, या फिर अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एक एक नाव बनाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग मेरी ड्राइंग पे प्लीज़ हंसिएगा नहीं, आई एम ट्राइंग टू कि हाँ एक एक नाव मैं बना पाऊँ। जैसे ये आपकी एक बोट हमने बना दिया, और बीच में पानी बना देती हूँ, हाँ ब्लू कलर से, इस कलर से, लाइक मैंने पानी बना दिया। ये आपका वाटर में नाव आपकी चल रही है, ठीक। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा बेबी बनाती हूँ, लाइक छोटा सा बच्चा, ये मैं आपको बनाती हूँ, ठीक। लाइक आप नाव में बैठ के मस्त एकदम घूम रहे हैं, और क्या, और आप लाइक सिंगिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ठीक। ये आप सिंगिंग कर रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं। तो इसको इन्होंने बताया कि लाइक जो सबसे ऊपरी परत है, मैं यहाँ तक बना देती हूँ, ये, ठीक। तो इन्होंने बोला कि जो सबसे ऊपरी परत है, जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये इतना सा, ये हमारा कॉन्शियस कहलाता है, कॉन्शियस माइंड, जिसको हम देख पाते हैं। और ये थोड़ा सा हिस्सा इन्होंने बताया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सब कॉन्शियस माइंड की, तो इसमें कुछ कॉन्शियस और कुछ कैसा, कुछ अनकॉन्शियस, इस तरीके से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। इतना तो नहीं, बट इतना सा है, ठीक। मतलब हम जब प्रेशर देके, जैसे कुछ हमने कपड़े अलमीरा में रखा है बट वो नहीं मिल रहा है, फिर हम अपने दिमाग पे जोर लगाते कि हाँ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ। तो फिर कई बार आप लोगों ने इसको महसूस करो कि हाँ लाइक मुझे ये बात याद है बट मेरे मुंह में है, बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रही। तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है। हमें याद होती है बट स्टिल हम उस पर, जिसको टीओटी है ना, क्या बोलेंगे उसको, टंग ऑफ टिट ऑफ टंग, ऐसे कुछ बोलते हैं, टीओटी, है ना, कि हम माइंड से थोड़ा सा स्लिप हो जाते हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में उतना, बट एफर्ट लगाते तो आ जाता है। बट उसके बाद होता क्या है कि जो वोट के नीचे का, जो इसके बाद का जो हिस्सा होता है, जिसको हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते हैं, है ना, लाइक पानी के नीचे क्या है वो हम नहीं देख पाते जब हम वोट पे होते हैं। हमें तो बस इतना सा ही पता होता है कि हाँ बस इतना सा हमें पता होता है जो हम ऊपर देख रहे होते हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी, थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट होता है जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं। तो वही ये कॉन्शियस हुआ, ये सब कॉन्शियस, और ये प्रॉपर अनकॉन्शियस, यानी कि बोट के नीचे, नाव के नीचे जो दबा हुआ हिस्सा होता है जिसको हम नहीं देख पाते हैं, जो हिडन होता है, वही हमारा अनकॉन्शियस माइंड का स्ट्रक्चर होता है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो इस तरीके से इन्होंने अपने अपने माइंड मीन्स मन के चित्रात्मक मॉडल दिया है। अब हमने कॉन्शियस देखा, अब हम लोग प्री कॉन्शियस, या फिर आप इसको सब कॉन्शियस बोल सकते हैं, यानी कि अर्धचेतन मन, इसकी हिंदी है। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते कि ये क्या है। तो इन्होंने बोला कि द प्री कॉन्शियस माइंड consists of memories and information that are not currently in awareness but can be easily brought into consciousness when required। वही मतलब कि हमारा जो अर्धचेतन मन होता है क्या करता है, ये वे स्मृतियां और सूचनाएं होती हैं जो वर्तमान में चेतना में तो नहीं होती हैं, परंतु जब इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है तो ये आसानी से हमें याद आ जाती हैं। फिर इनका कहना है कि इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल। ये कहते हैं कि लाइक ये हमारा कॉन्शियस माइंड हुआ और ये अनकॉन्शियस, और इसके बीच का जो पार्ट हम मतलब आता है सबकॉन्शियस, इन दोनों को क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है, और यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है। जैसे और अगर यहाँ पर हम रखते हैं ना, तो यहाँ पर इड ईगो सुपर ईगो, इस तरीके से हम अभी आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो ऐसा इनका मानना है, ठीक। यानी कि जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तब ये, जैसे हम लोग अपना बैंक में बैलेंस रखते हैं ना,
बट उसको हमेशा नहीं निकालते। जब हमें शादी करनी होती है, घर बनवाना होता है, ज़मीन लेनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, तब उसको हम निकालते हैं। ठीक उसी तरीके से अर्ध चेतन मन में जब हमें रिक्वायरमेंट होती है उसकी, तो वो हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स निकल के बाहर आने लगते हैं। हमारी वो स्मृतियाँ हमें, यानी कि हमारी जो मेमोरी है उसके थ्रू हम याद करने लगते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, मतलब अचेतन मन। तो सिगमंड फ्रायड की थ्योरी पूरी ना ये अनकॉन्शियस को ही फोकस करती है। ये डिटर्मिनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट के रूप में माने जाते हैं, मतलब कि बायोलॉजिकली इन द सेंस कि हमारे चाइल्डहुड के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो मेमोरीज होते हैं, वही हमारी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं। तो अचेतन मन में इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि द अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हमारा अर्धचेतन मन है, और सॉरी अचेतन मन है, इज द डीपेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ द माइंड। कहते हैं कि हमारा जो अचेतन मन है ये हमारे मन का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण स्तर होता है। ठीक, फिर इट कंटेन्स repressed desires, painful experiences, hidden fears and instinctual drives। ये कहते हैं कि इसमें हमारी दबी हुई इच्छाएं, कष्टदायक अनुभव, छिपे हुए भय और मूल प्रवृत्तियां निहित रहती हैं। कि हमारे ऐसे फियर्स हैं जो हम लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, या फिर कुछ ऐसी हमारी पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको हम अपने माँ से, बाप से, अपने भाई से, बहन से, माँ पापा, भाई बहन, अपने दोस्तों से, किसी से नहीं कह सकते, वो हम ही जान सकते हैं। तो वो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको हम अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फिर हमारे कुछ ऐसी छिपी हुई मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। इन्होंने इस मूल प्रवृत्तियों में जैसे डेथ और लाइफ इंस्टिंक्ट बताया है ना। इस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। फिलहाल उतना हमें करने की जरूरत नहीं है, बस उतना करना है कि जिसमें आपका एग्जाम निकल जाए। तो ये कहते हैं वो सब उसमें छुपी हुई होती हैं। फिर अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड इट्स एक्सर्ट्स अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर विदाउट इंटरिंग कॉन्शियस अवेयरनेस। इसका क्या मतलब है कि फ्रायड के अनुसार यह बिना चेतना में आए ही व्यक्ति के व्यवहार को अत्यधिक रूप से क्या करती है? प्रभावित करती है। तो इनका कहना है कि जो हमारा अवचेतन मन है, फिर मैं उसको ड्रॉ करती हूँ, क्या वो जो हमने नाव बनाई थी। ठीक, ये हमने नाव बना दी, यहाँ पे मैंने आपको बैठा दिया। ठीक, आप मस्त इंजॉय कर रहे हैं नाव पे बैठ के। ठीक, उसके बाद यहाँ पर मैंने वो बना दी जिससे पानी को हटाते। तो इतना सा जो हिस्सा है हमारा, जो इतना सा हिस्सा है ये हमारा कॉन्शियस है। फिर यह हमारा सब कॉन्शियस, फिर इसके नीचे जो छिपा हुआ पार्ट है पानी के नीचे, बोट के नीचे, ये हमारा अनकॉन्शियस। तो फ्रायड के अकॉर्डिंग ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट माइंड का हिस्सा होता है। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये तो हमारा, इन्होंने मन का 3 स्तर बताया। अब इन्होंने हमारा व्यक्तित्व, हम क्या है ना, हमारा क्या टेम्पर है, क्या हमारा पर्सनालिटी है, क्या हमारे विचार, इसको भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी या फिर टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड, तो ये दोनों सिगमंड फ्रायड का ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो फ्रायड प्रपोज दैट पर्सनालिटी कंसिस्ट द 3 इंटरैक्टिंग, मतलब कि यह 3 मॉडल को अपने आप में क्या करती है? वो इंक्लूड करके रखती है। सबसे पहला इड, दूसरा ईगो, तीसरा सुपर ईगो। हम लोग 1 बाय 1 इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इड, दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट ऑफ द पर्सनालिटी। अगर इसकी बात करते हैं, जो इड हमारा है ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब है? ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। जैसे एक बच्चे को अगर आइसक्रीम खानी है, आप बच्चे को कितना भी समझाए, बेटा अभी पैसा नहीं है, अभी धूप है, बाहर मत जाओ, नहीं मम्मा मेरे को चाहिए आइसक्रीम, अभी मुझे खानी है, अभी मुझे चॉकलेट लेनी है। तो वो बच्चों जैसे जो हरकतें दिखाते हैं, कभी कभी हम भी चाइल्डिश बिहेवियर दिखाते हैं ना कि नहीं नहीं मुझे चाहिए, हम अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं, मुझे चाहे जहाँ से ला करके दीजिए बट मुझे चाहिए। तो ये इड का काम होता है। ठीक, तो इड इसी पे वर्क करता है कि प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये हमारे जन्मजात ही प्रेजेंट होता है। इट ऑपरेट्स क्या कि इंटायरली एट द अनकॉन्शियस लेवल ऑफ एंड फॉलोज द प्लेजर प्रिंसिपल, जो मैंने ऊपर लिखा कि ये अनकॉन्शियसली हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पाया जाता है, बट ये प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है।
सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर्स विदाउट कंसिडरिंग रियलिटी और मोरालिटी। इसका क्या मतलब है कि व्यक्तित्व का सबसे आदिम और जन्मजात भाग है और जो पूर्णतः अचेतन स्तर पर कार्य करता है या आनंद सिद्धांत पर क्या करता है, या आनंद सिद्धांत पर आधारित होता है और बिना यथार्थ या नैतिकता की परवाह किए इच्छाओं की तत्काल पूर्ति चाहता है। कि हमें नहीं पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता धूप है कि ठंड है कि बारिश हो रही, हमसे नहीं मतलब है आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, बट आई वॉन्ट, सो प्लीज गिव मी। हम अपने मॉम डैड से करते हैं कि नहीं, मुझे चाहिए, आप चाहे जहाँ से ला के दो। इस तरीके से ये इड हमारा इस प्रिंसिपल पर काम करता है। आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं ईगो की। ये हमारा ईगो, इसको अहम बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो ये क्या करता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। द ईगो डेवलप्स फ्रॉम द इड एंड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। ये हमारे रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब क्या सही है क्या गलत के अकॉर्डिंग काम करता है ये, ठीक। तो ये धीरे धीरे इड के साथ ही डेवलप, पहले इड होता है फिर उसके बाद ये धीरे धीरे डेवलप होना शुरू कर देता है। जब बच्चे ज़्यादा जिद करने लगते हैं फिर वहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ अनुशासन लगाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, सिबलिंग्स के द्वारा, तो धीरे ईगो जो होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इट्स ऑपरेट्स एट कॉन्शियस, उसके बाद प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल एंड acts as a mediator between the demons of the id and the restrictions of external world and the moral standards of the super ego। ये बेचारा मारा जाता है। इधर से मैं आपको बना के बताती हूँ। ये आपका id हो गया और ईगो आपका, नहीं मैं इसको रेड कलर से बनाती हूँ तो हमें अच्छे से। ये आपका id हो गया, जो आपका सुपर ईगो बहुत ही ये नैतिक होता है। फिर आपका जो क्या कहेंगे इसको ईगो होता है, ये बेचारा इन दोनों के बीच में हमेशा मार खाता रहता है, ठीक। तो होता क्या है, मैं लिखती हूँ यहाँ पर कि आपका इड हो गया, ये आपका ईगो हो गया और ये आपका सुपर ईगो हो गया, ठीक। तो इन दोनों के बीच में प्रॉपर ये कोशिश करते हैं कि इन दोनों में बैलेंस कर पाए और ये दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं। ये कहता है कि मुझे अभी चाहिए, कहता है कि नहीं चाहिए ही नहीं तुमको, और ईगो कहता है भैया आप भी शांत हो जाइए, आप भी शांत हो जाइए, जब टाइम रहेगा तो आपको दिया जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर ऐसा भी नहीं है कि हमें बिल्कुल आइसक्रीम खाना ही नहीं चाहिए, खाना चाहिए लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र करनी चाहिए। और आपको कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं कि हमें पूरा त्याग देना, खाना चाहिए, जब हमें मिल जाए और उससे किसी को हानि ना हो तो आप उसको खा लीजिए। ये कहता है कि मुझे खाना, ये कहता है कि खाना ही नहीं चाहिए, इससे शुगर बढ़ जाएगा। ये कहता है कि नहीं आइसक्रीम मुझे भी खाना है, ये कहता है कि नहीं आइसक्रीम खाओ लेकिन तब खाओ जब धूप नहीं हो, जब पैसे हों आपके पास। और ये कहता है कि आपको एक आइसक्रीम अगर एक हफ्ते में या एक महीने में खा लेते हो इससे आपको शुगर नहीं हो जाएगा। इस तरीके से बेचारा ईगो इनके बीच में बैलेंस बनाता रहता है। आइए इसकी मतलब हम चर्चा करते हैं इस तरीके से, हिंदी में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ईगो इड से विकसित होता है और यथार्थ सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, वही रियलिटी प्रिंसिपल पर। यह चेतन, अर्धचेतन और अचेतन तीनों स्तरों पर कार्य करता है। इड की इच्छाओं, बाहरी संसार की सीमाओं तथा सुपर ईगो के नैतिक मानकों के बीच में वही संतुलन स्थापित करने का काम करता है। जैसे हमने ऊपर ये वाला लाइक वो बनाया था, लाइक ऐसे टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड ऐसे बनाया था ना, तो यहाँ पर हमने देखा था कॉन्शियस और यहाँ पर सब कॉन्शियस, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर हमने अनकॉन्शियस। इसको मैंने लिख देना है, जो कि मैं लिखती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका कॉन्शियस हो गया, ये आपका सब कॉन्शियस और ये आपका अनकॉन्शियस। अब ईगो की इड की बात करते हैं तो इड प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पाया जाता है इड, और ईगो की बात करें तो ईगो इस तरीके से बेचारा पाया जाता है, इस तरीके से, ये यहाँ पर ईगो। और जो हमारा सुपर ईगो होता है ना वो फुली कॉन्शियस होता है, जो हमारा सुपर ईगो होता है। आगे इसकी चर्चा करेंगे, तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि ये हमारी जो ईगो है ये तीनों स्तरों पर कार्य करते हुए इड की इच्छाओं, बाहरी संसार की सीमाओं तथा सुपर ईगो के नैतिक मानकों के बीच में संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। ये कौन करता है, हमारा ईगो करता है। आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सुपर ईगो की तरफ। इसका क्या मतलब है, इसमें
फ्रायड ने बताया है कि द सुपर ईगो रिप्रेजेंट द मोरल एंड द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। जो हमारा व्यक्तित्व का नैतिक एवं आदर्शवादी पक्ष है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इट डेवलप्स थ्रू सोशलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ parental and social values. It guides behavior by enforcing moral standards and creating feelings of guilt और pride. जो हमारा सुपर ईगो होता है वो व्यक्तित्व का नैतिक एवं आदर्शवादी पक्ष है। या जैसे जैसे हमारा सामाजिकरण होता है, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वैसे वैसे सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा विकसित होता है और माता पिता तथा समाज के मूल्यों को आत्मसात करता है। ये हमारे सबसे ज़्यादा नैतिक पक्ष को क्या करता है, अपने में इन्वॉल्व करके रखता है। फिर यह व्यक्ति के व्यवहार को नैतिक मानकों के अनुसार नियंत्रित करता है और दोष या गर्व की भावना उत्पन्न करता है। इस तरीके से सुपर ईगो का स्ट्रक्चर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से इन्होंने माइंड के, हमारे मन का 3 इन्होंने स्तर बताया है। माइंड क्या क्या था, आई होप आपको याद हो गया होगा। कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, या फिर आप इसको प्री भी बोल सकते हो, प्री कॉन्शियस, और अगला अनकॉन्शियस। अब वहीं पर हम पर्सनालिटी की बात करते हैं ना, मतलब स्ट्रक्चर है, STRUCT, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तो इसमें हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो क्या क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक, इस तरीके से हमने देखा। और हमारा जो इड है ये फुली अनकॉन्शियस है। जो हमारा ईगो है, ईगो में ये तीनों ही पाए जाते हैं, और जो हमारा सुपर ईगो है ये प्योरली कॉन्शियस है। इस तरीके से हमने देखा। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने टोटल 5 साइकोसेक्सुअल स्टेज बताई है। मतलब मनोविश्लेषणात्मक विकास के या फिर मनोयौनिक विकास के चरण बताया है इन्होंने। इसमें हम बस थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, बहुत डीप में नहीं जाना है। इसको देखते हैं कि फ्रॉइड प्रपोज्ड दैट पर्सनालिटी डेवलप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस इन विच द focus of pleasure shifts to different part of the body. Each stage involves a conflict that must be resolved for healthy personality development. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व का विकास विभिन्न चरणों में होता है। जैसे हमने किसकी थ्योरी देखी थी, जैसे हमने पियाजे की थ्योरी देखी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, फिर पियाजे की थ्योरी देखी थी हमने मोरल डेवलपमेंट की। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, इन्होंने बोला कि हमारा जो व्यक्तित्व का विकास है वो विभिन्न चरणों से होकर के गुजरता है, जिनमें प्रत्येक चरण में आनंद का केंद्र शरीर के अलग अलग भागों पर होता है। प्रत्येक चरण में एक विशेष संघर्ष होता है जिसका समाधान स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। और कहते हैं अगर इनका समाधान नहीं होता है तो हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो न्यूरोटिक हो जाती है। मतलब वही कि हमारे हमारा जो पर्सनालिटी होगा वो इससे प्रभावित होगा। यही हम स्टेजेस देखेंगे ना, उसमें हम क्लियर समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेजेस की बात करते हैं। इनके जो स्टेजेस हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है, ये ओरल स्टेज है, सबसे पहली स्टेज। ठीक, ओरल स्टेज ये 0 से लेकर के 1 साल की होती है आयु में। तो माउथ इज द सेंटर ऑफ प्लेजर, यहाँ पर जो हमारा मुंह होता है वो हमारे आनंद का, हमारे प्लेजर का केंद्र होता है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ जैसे हम 1 साल तक के बच्चों को आप देखो, कोई भी चीज़, चाहे टॉयज हो चाहे खिलौने, मतलब कोई भी हो, इवन वो लोग नहीं डरते हैं। आप उनको छिपकली भी दे दोगे ना तो भी मुंह में डालेंगे, और उनको पता नहीं होता। वो 1 साल के जो बच्चे होते हैं उनको सारी चीज़ें, उनको जो प्लेजर मिलता है, आप देखिए अपने अंगूठे चूसते रहते हैं, वो पैर के, हाथ के, और ना अपनी उंगलियां मुंह में डालते रहते हैं। आप अपना हाथ दो ना तभी वो मुंह के पास ले जाके लगाते हैं। तो इनके जो आनंद का केंद्र होता है उनका मुख होता है, इसको ओरल स्टेज कहते हैं। और यहाँ पर डिपेंडेंसी जो होती है वो ट्रेट्स में डेवलप, मतलब यहाँ पर निर्भरता विकसित हो जाती है। वो सब कुछ अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर होते हैं, मतलब उनका पॉटी ट्रेनिंग, उनका फीडिंग हो गया, कपड़े पे, सब कुछ उनका उसी पे डिपेंडेंट रहता है। अगर उनको नहीं मिल पाता है तो फिर यहाँ से उनकी पर्सनालिटी प्रभावित होना शुरू हो जाती है। फिर अगला स्टेज आता है, स्टेज नंबर 2, एनल स्टेज, है ना। इसको ये 1 से लेकर के 3 वर्ष की आयु में होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंट्रोल ओवर एक्सप्रेशन, मतलब इसका क्या मतलब कि यहाँ पर अब बच्चा धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखता है कि उसको सारी चीज़ें 1 साल तक तो उसने सारी चीज़ें मुंह में डाली, अब उसको धीरे धीरे सीखना है हर चीज़ को मुंह में नहीं डाली जा सकती, हर चीज़ खाने वाली नहीं होती है।
है ना। और जब भी हमें लाइक हमें पॉटी आए, टॉयलेट आए, तो उस पे हमें कंट्रोल करना। नहीं तो बच्चे जब इस वाली स्टेज पे होते हैं, ओरल वाली पे, उनको डायपर पहनाते हैं, उनका कंट्रोल नहीं होता, वो कहीं पे भी टॉयलेट कर देते हैं, कहीं पे भी पॉटी कर देते हैं। बट यहाँ पर वो धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अपने पे नियंत्रण करना सीख जाते हैं। और यहाँ पर डिसिप्लिन वर्सेस केयरलेस, ये अनुशासन या लापरवाही, ये वाली ट्रेट इनमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिर अगला तीसरी है, वो हमारी फैलिक स्टेज है, जो 3 से लेकर के 6 साल तक की एज मानी गई है इसके फ्रॉइड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड इमोशनल अटैचमेंट, इसका क्या मतलब है कि लैंगिक पहचान एवं भावनात्मक जुड़ाव का विकास होने लगता है। कि यहाँ से हम ये 3 से लेकर के 6 साल तक आपने देखा होगा इडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात होती है। जो बच्चियां होती हैं वो अपने लाइक पापा की तरफ, और जो लाइक बॉयज होते हैं अपनी मम्मी की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव होता है, वो कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग होता है। तो ये अपनी लैंगिक पहचान करने लगते हैं कि हाँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मेरा ये रोल है, मेरा वो रोल है। और इमोशनली वो अटैचमेंट होना शुरू हो जाता है, लाइक जो हमारे विपरीत लिंग होते हैं, जैसे लड़की है तो लड़की के प्रति, लड़का है तो लड़की के प्रति, इस तरीके से, इतना ये सिगमंड फ्रॉइड का कहना है। फिर इसके बाद अगली स्टेज आती है चौथी, वो हमारी लेटेंसी स्टेज कहते हैं इसको, 6 से लेकर के 12 साल की अवस्था। तो यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी इज डोरमेंट, मतलब फोकस ऑन लर्निंग। यहाँ पर लैंगिक पहचान और जुड़ाव वाला जो यहाँ पर हमने किस्सा देखा था, ये वाला, अब हमारा ध्यान यहाँ से हट करके हम हमारी जो यौन ऊर्जा होती है, मीन्स हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, वो डोरमेंट हो जाती है, वो कुछ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं ना, लाइक स्टेबल हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है। और हम लाइक जो रियलिटी होती है शिक्षा पर, लर्निंग पर, इन सब पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। फिर हमारी जो सबसे लास्ट वाली स्टेज आती है, ये हमारी जेनाइटल स्टेज कहलाती है, ये 12 वर्ष और उसके ऊपर की स्टेज कहलाती है। तो यहाँ पर मेच्योरिटी एंड बैलेंस पर्सनालिटी, मतलब हमारी जो व्यक्तित्व है उसमें परिपक्वता आती है, एक संतुलित व्यक्तित्व का अच्छे से विकास हो पाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इस तरीके से उन्होंने टोटल 5 स्टेजेस की बात करी है। कौन कौन से, एक बार फिर से देखते हैं। पहला ओरल, दूसरा एनल, तीसरा फैलिक, चौथा लेटेंसी और 5वां जेनाइटल। ये 0 से लेकर के 1 साल तक की, ये 1 से लेकर 3 साल तक की, ये 3 से लेकर के 6 साल तक की, 6 से 12 और ये 12 प्लस वर्ष की ये स्टेज मानी गई है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम लोग कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो इसमें तो वैसे इन्होंने बहुत डिफेंस मैकेनिज्म लाइक 10-12 की बात करी इनकी थ्योरी में। लाइक आपका प्रोजेक्शन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया, और आपका इंटेलेक्चुअलाइजेशन हो गया। अब बहुत सारे बताए, बट हमें वो नहीं करना है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, आप बल्कि बीएड का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने जा रहे हो। तो बस हम रक्षा तंत्र के बारे में बता देते हैं, ताकि अगर आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है, आप इजिली इसको अच्छे से डिफाइन कर पाओ, आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। इसमें होता क्या है कि defense mechanisms are unconscious strategies used by the ego to protect the individual from anxiety and internal conflict। कि ये डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको हिंदी में रक्षा तंत्र कहते हैं ना, वे अचेतन उपाय हैं जिनका उपयोग ईगो, चिंता और आंतरिक संघर्ष से बचने के लिए करता है। कई बार जब बच्चा एग्जाम में, मैं आपको अच्छा पहले इसको बता लेती हूँ, तब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे उसके बाद दीज मैकेनिज्म डिस्टॉर्ट रियलिटी टू रिड्यूस साइकोलॉजिकल टेंशन, कि ये हमारे वास्तविकता को विकृत करके मानसिक तनाव को कम करने का काम करता है डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे हमने बात करी है, अभी मैंने बोला प्रोजेक्शन कि इसको हिंदी में प्रक्षेपण कहते हैं। मैं बस एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है कि कई बार जो एक शरारती बच्चा है, ठीक, बस इसको घूमना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, इन सब में ही इसका मन लगता है। तो ये क्या होता है कि एग्जाम में ये फेल हो जाता है। तो ये कहता है कि टीचर्स ने वो पढ़ाया जो हमारे एग्जाम में नहीं आया, इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया था, पता नहीं क्या पढ़ाया, या फिर हमारे पेरेंट्स का ना हमें सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से मैं फेल हो गया। एक्चुअली ये भाई साहब जो हैं, ये घूमने में इतना बिजी थे कि इन्होंने पढ़ाई पे तो ध्यान नहीं दिया, तो डेफिनेटली इनको फेल होना है ना। तो ये अपनी कमियों को खुद के ऊपर न लगा के दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। यही आपका क्या हो जाता है, ये आपका प्रोजेक्शन हो जाता है। वहीं पर अगर रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, जैसे अगर आप लाइक किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, नहीं उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, सॉरी रिप्लेस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, PLACE, डिस्प्लेसमेंट। कि जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, किसी कंपनी में, तो आपका जो बॉस होता है वो आपके ऊपर चिल्ला देता है, लेकिन आप बॉस को तो कुछ नहीं बोल सकते हो, उसके सामने तो आप लाइक
इस तरीके से मुंह बना के लौट आओगे। बट जिस टाइम पे आप घर आओगे ना, आप अपनी बीवी पर, बच्चों पर इस तरीके से अपनी आंखें फाड़ के गुस्सा करोगे और लाइक अपने बच्चों पे, बीवी पर अपना सारा गुस्सा उतारोगे। तो यही कि आप कहीं का गुस्सा कहीं पे उतार रहे हो, है ना, कि आप बॉस के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, बट अपनी बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, इनके ऊपर तो चिल्ला सकते हो ना। तो इस तरीके से ये जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि ये हमारी जो साइकोलॉजिकल टेंशन होती है, जो हम स्ट्रेस में होते हैं, जो हमारी एंजाइटी, इसको कम करने के लिए ईगो जो है यूज करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसमें अगला इसको देखते हैं हम कि इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड। अब बाल्यावस्था का महत्व क्यों होता है फ्राइड की थियरी में, इसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो फ्राइड emphasized that the foundation of personality is laid during the first 5 years of life. Unresolved conflicts during this period may lead fixation and influence adult behavior. मतलब फ्राइड ने इस पर जोर दिया कि व्यक्तित्व की नींव जीवन के प्रारंभिक 5 वर्षों में ही पड़ जाती है। इस अवधि के अनसुलझे संघर्ष आगे चलकर व्यक्तित्व में स्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं, कि वही कि हम डायनेमिक चेंजेबल नहीं हो पाएंगे, हम फिक्स मैनर में सोच पाएंगे, चीज़ों को कर पाएंगे, ऐसा इनका कहना है। अब इनको किसी बात के लिए क्रिटिसिज्म भी किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अनकॉन्शियस और सेक्सुअल एनर्जी पर ही पूरा फोकस किया है। इनका कहना है, इनको किस बात पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि दिस थियरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर लैकिंग साइंटिफिक वैलिडेशन, ओवर एम्फेसाइजिंग ऑफ सेक्सुअलिटी एंड बेस्ड द लिमिट क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, कि इस सिद्धांत की आलोचना वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी की वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, और ये यौन तत्वों पर अत्यधिक बल देता है और सीमित प्रेक्षणों पर ही आधारित होने के कारण की जाती है, इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। मतलब इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड, इन्होंने सेक्सुअल एनर्जी, इन्होंने लिबिडो की बात करी है ना, इन सब पे इन्होंने फोकस करा है। कोई साइंटिफिक वैलिडेशन, इनका कोई एक्सपेरिमेंट हमें देखने को नहीं मिलता, इस वजह से इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके भी सिगमंड फ्राइड अपने आप में ये बहुत एक प्रकार से पायनियर माने जाते हैं साइकोलॉजी के। ठीक, आइए अब हम लोग कंक्लूजन की ओर चलते हैं। वैसे आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, चूंकि कंटेंट इतना ज्यादा था। तो फ्राइड साइकोएनालिटिक थ्योरी प्रोवाइड्स अ डीप इंसाइट इनटू human behavior by emphasizing unconscious processes, internal conflicts and significance of early childhood experiences। इसका क्या मतलब है कि फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मानव व्यवहार की गहन व्याख्या करता है, जिसमें अचेतन प्रक्रियाओं, आंतरिक संघर्षों तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभवों को महत्व रूप से प्रमुखता दी गई है, जो कि हमने ऊपर देखा। अब यहाँ पर समझाने जैसा कुछ नहीं है। इनका यही कहना है कि मानव व्यवहार की गहन व्याख्या करता है, जिसमें हमारी अचेतन प्रक्रिया, आंतरिक हमारे जो अनसुलझे संघर्ष चलते रहते हैं, और हमारे जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभव होते हैं, उन्हीं को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, यानी कि इनकी थ्योरी में बताया गया है। तो गाइज ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड रियली आपने इंजॉय करा होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी थियरीज हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो हमने नॉम चॉम्स्की का देखा, फिर हमने सिगमंड फ्राइड का देखा, हमने जीन पियाजे की नैतिक विकास सिद्धांत, अब कल हम लोग पोल वर्क की थ्योरी देखेंगे। ठीक, तो हम लोग ऐसे 1 बाय 1 सारा PYQ मतलब प्रीवियस ईयर आया हुआ है, उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आपको क्या क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।